राजस्थान के लिए चुनावी साल है, बड़ा साल है, महत्वपूर्ण साल है और इस साल में तमाम जो वर्ग हैं, भले ही वो घरेलू महिलाओं का हो, युवाओं का हो, कामकाजी लोगों का हो, उनके पास ऐसे मुद्दे हैं जिनसे वो अक्सर दो चार होते हैं। हमारे साथ इस समय जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं जिनके पास वो मुद्दे हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहेंगे। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो थिएटर में शामिल थे, ऐसे लोग हैं जो कि युवा हैं, जो रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, इसके अलावा जो अक्सर शिक्षा के बारे में बात की जाती है, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनसे इनके ऊपर अपनी राय रखते हैं, इनके ऊपर बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे एक एक करके बात करेंगे। मैम, आपका एक बार नाम बता दीजिए और क्या करती हैं आप? जी, मेरा नाम नम्रता है और मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ों में ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और एक मल्टीटास्किंग और एक चेंज मेकर हूँ जयपुर के लिए। जी नम्रता, राजस्थान में ये चुनावी साल है, बजट कुछ ही समय पहले पेश हुआ है। क्या लगता है कि राजस्थान के युवाओं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उनको वो पूरा कर पाई है अभी तक? बिल्कुल, मैं अगर बात करूं पर्सनली, मैं कांग्रेस सरकार के काम से बिल्कुल खुश हूं और मैं ये जानती हूं कि कांग्रेस ने काफ़ी टाइम से, कांग्रेस है भी और अच्छा ही काम कर रही है और यूथ के लिए नई नई चीज़ें कांग्रेस लेके आता है। या पार्टी की अगर बात करूं तो अच्छी पार्टी है और लेके आ रही है चीज़ें। आज आप कह रही हैं आप खुश हैं, आप कह रही हैं आप सेटिस्फाइड हैं, पर राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पिछले ये तीसरी टर्म है उनकी, पर एक बार भी वो रिपीट नहीं कर पाए हैं गवर्नमेंट, एज एन कंसेक्यूटिवली राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है पिछले 25 साल में। तो इसके पीछे क्या वजह देखती हैं? देखिए देव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, वजह की बात करना यहाँ मैं जायज नहीं समझती हूँ। पार्टी कंसेक्यूटिव, पार्टी ने अच्छा काम किया। गहलोत साहब की बात करूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बाकी अब वोट देने वाले तो वोटर्स सभी तरह के हैं, उनकी अलग अलग सोच है, उनका अलग अलग विचार है, तो वो जिसको लाना चाहे लाएंगे। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सलाम भी है और जो आगे और आने वाले हैं उनको भी, उनका भी इंतजार है। बस यही कहना चाहूँगी। 2008 से 2013 में अशोक गहलोत की सरकार थी, उस दौरान फ्री दवा योजना अशोक गहलोत लेकर आए थे। माना जा रहा था वो गेम चेंजर हो सकती है, पर 2013 में जब चुनाव हुआ, हालांकि तब राजस्थान में कोई भी मोदी की लहर जो कही जा रही थी 2018 में, वो लहर नहीं थी, पर उसके बावजूद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लाई गई योजनाओं के बावजूद राजस्थान में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस 21 पर सिमट कर रह गई थी। आपका क्या नाम है, ये बताएं, क्या करते हैं आप? किशोर ठाकुर नाम है मेरा और मैं थिएटर करता हूँ। किशोर, ये बताएं, आप पढ़े लिखे युवा हैं, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए था, बाकी कौन जीतता है कौन हारता है अलग बात है, पर लगता है कि जिस तरह से पहले अंग्रेजों का फ्यूडल माइंडसेट हुआ करता था, अब कई राजनीतिक पार्टियों का वैसे माइंडसेट बन गया है क्या? देखो, अंग्रेजों का तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ अभी बता सकता हूँ कि पार्टियों को धर्म जात की बातें छोड़कर विकास की बात करना चाहिए। और रही बात यूथ की, तो यूथ के लिए यूथ क्या चाहता है? यूथ को तो अच्छी नौकरी चाहिए, सबसे बड़ी बात वो होती है। तो एक तो राजस्थान में बार बार सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी एक को मौका देते हो आप, 10 दिन के लिए मौका देते हो, 10 दिन बाद वापस छीन लेते हो, तो मौका थोड़ा लंबा देना चाहिए। देखना चाहिए कि काम कहाँ तक करता है, उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए। आप हर बार अगर चेंज करोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर गुजरात से कंपेयर किया जाए, गुजरात में तो पिछले 25 साल से ज्यादा समय से एक ही पार्टी की सरकार बनती आ रही थी, अगर वैसा हो जाए तो क्या ज्यादा अच्छी स्थिति होगी क्या राजस्थान के लिए? सर, मैं गुजरात गया नहीं हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं उस बारे में कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं गया होता, मैं देखता, तो मैं जरूर बताता आपको। तो ये हमारे साथ जी ये कह रहे थे कि गुजरात से हैं, गुजरात में पैदा हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है, ये बता दीजिए। मेरा नाम गिरीश कुमार यादव है। गिरीश जी, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं एक्चुअली जन्म से ही गुजरात में ही पैदा हुआ हूँ, एजुकेशन भी गुजरात में ही रहा हूँ और गुजरात के बाद मैं मुंबई गया और पिछले 3-4 साल से, 3.5 साल से मैं जयपुर के अंदर थिएटर कर रहा हूँ। यस। तो आप तो गुजरात भी देख चुके हैं, राजस्थान पिछले 3-3.5-4 साल से आप देख रहे हैं। किस व्यवस्था को आप बेटर मानते हैं कि अगर एक पार्टी को दोबारा चांस दिया जाए, या फिर 5 साल बाद जब एक तरह से ऑडिट हो या फिर वर्डिक्ट दिया जाए तो अगर काम अच्छा नहीं लगा तो कहा जाए कि चलिए बाहर जाइए, आप दूसरे को आने दीजिए? गुजरात के अंदर जैसा कि अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि काफी साल से, मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा से सरकार वहां पर है, उसकी वजह 20 साल से ज्यादा समय से वहां पे सरकार एक ही पार्टी बनाती है। हाँ, उसकी वजह यह है कि वहां पर विकास की राजनीति होती है। मैं क्योंकि खुद भी गुजरात में रहा हूँ, कम से कम मैं 35 साल गुजरात में ही रहा हूँ, तो वहां पर हर युवा
के साथ साथ वहाँ का हर व्यक्ति विकास पसंद करता है। वहाँ पर जातिगत राजनीति और ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं। विकास हुआ है क्या वहां पे? अगर कंपेयर करें राजस्थान को गुजरात से, आपको लगता है कि गुजरात की सड़कें हो, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुजरात में नौकरियां हो, वहां पर ज्यादा है? आपको अगर मैं कहूं, बताऊं आपको कि वहां पर कई बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। युवा में जो रोष है वो वहां पर काफी है इस बात को लेकर कि पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक तो राजस्थान में भी होता है, गुजरात में भी होता है। पेपर लीक जो ये सिस्टम का फेल्योर माना जाना चाहिए, और उसके अंदर अगर ये फेल्योर होता है तो युवाओं के साथ बहुत बड़ी जाति है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सवाल मेरा आपसे यह था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करें, विकास की जो गति है गुजरात में और राजस्थान में, उसको कंपेयर करें तो कहाँ देखते हैं आप? देखिए, विकास की एक वजह वहां पर कि वहां पर एक सतत एक सरकार रहती है। जैसा कि फर्क पड़ता है आपके? एक सरकार आती है, अच्छे अच्छे मुद्दे लाती है। जैसे फिलहाल पे यहाँ पे राजस्थान में जो सरकार चल रही है अच्छे मुद्दे ला रही है, लेकिन किसी कारणवश जातिगत नीति हो या कुछ और कारण से अगर सरकार जब बदलती है तो जाहिर है वो नई सरकार आएगी, वो अपने काम करेगी, वो इसके काम को रोक देगी, और जब ये रिपीट होगी तो वो इस सरकार के काम को रोक देगी। उसका खामियाजा उस राज्य को भुगतना पड़ता है जिनमें इस तरह की सरकारें बदलती है। तो ये इनका कहना है कि खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर एक ही सरकार बनी रहती है, तो सतत प्रयास जो है वो चलता रहता है, कंटिन्यूटी रहती है, इनका ऐसा मानना है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि क्या कभी कभार सरकार अगर इतने लंबे समय तक चलती रहे तो कंप्लेसेंसी आ जाती है, क्या क्या एरोगेंस आ जाता है, क्या घमंड आ जाता है कि हमारी सरकार तो जाएगी नहीं, हम जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं हमारी सरकार दोबारा से आएगी। इसके बारे में बात करने के लिए आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम कशिश है और मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के प्रोजेक्ट, क्या करते हो आप? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थिएटर करती हूँ, जवाहर कला केंद्र में थिएटर करती हूँ। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ का प्रॉज और कॉन्स होता है। अगर आप एक सरकार को रिपीट करते हैं तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। बट मैं लोगों का ध्यान एक चीज़ की तरफ ज़रूर खींचना चाहूँगी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं ये बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ कि जब आप किसी कला या संस्कृति के क्षेत्र में होते हैं तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। और आपके माध्यम से मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है कि इस और सरकार का ध्यान जाए और हम लोगों को कहीं भागने की या नौकरी करने की या कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी फील्ड में हम अपने फील्ड को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। महाराष्ट्र में आप देखते हैं कितना अच्छा काम होता है कला के क्षेत्र में, और बाकी जगहों पे होता है, गुजरात में होता है। पर राजस्थान क्या अभी भी उस स्तर पे आ पाया है? क्या हम लोग उस तरीके का काम कर पा रहे हैं? तो उस तरफ मैं ध्यान खींचना। तो आप इसमें किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानती हैं, कसूरवार मानती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स है, उसका बहुत फर्क है। हम लोगों का इंडिविजुअल ग्रुप है रंग मस्ताने करके, और हम लोग उसके माध्यम से लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। बट अदरवाइज आप जयपुर में अगर देखने जाएंगे तो प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। कोई अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा। तो गवर्नमेंट का अनुदान देना या गवर्नमेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, या जैसे हम मिक्स्ड कल्चर इंटरेक्शन बोलते हैं, वो करना, वो बहुत जरूरी है। तो आप जो अनुदान की बात कर रही हैं, जो अभी मौजूदा सरकार है, क्या ये उतनी लचर है या हर सरकार लचर रही है इस मामले में? हर किसी का जो रवैया रहा है वो ढिलमुल रहा है? सर देखिए, मैं इसमें सरकार को अगेन इंक्लूड ना करते हुए सिस्टम को करूंगी। सरकार की बात कर रही हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो अनुदान देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं तक बात अटक जाती है। तो आप कोई भी सरकार की बात करेंगे, मैं यही कहूंगी कि वो एक सपोर्ट जो मिलना चाहिए कला और संस्कृति के क्षेत्र को, वो नहीं मिल रहा है। ये जो बात है ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं अगर वो अपने पैशन को फुली परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर उनको अपना कमाई का जरिया जो है वो कहीं और ढूंढना पड़ता है, किसी नौकरी में ढूंढना पड़ता है, और कला को, थिएटर को, आर्ट को महज एक शौक के तरह उनको परस्यू करना पड़ता है, क्योंकि उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, कमाई का जरिया कहीं और ढूंढना पड़ता है और पैसा बहुत कम मिलता है। ये जो सवाल खड़ा कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो इनके जो वाजिब सवाल हैं, वाजिब जो इनकी सोच है और जो इश्यूज ये उठा रही हैं उसको एड्रेस किया जाए। हालांकि सरकार का यह कहना है कि जो बजट पेश हुआ था, अगर आपने देखा वो बजट, तो उसमें कहना है कि कई चीजें हैं जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने आगे ले जाने के लिए किया है। ये सवाल आता है कि बजट जो पास हुआ है वो कहाँ तक देखा था आपने? नहीं, लेकिन जो वो तो आपको फिर देखना चाहिए था। नहीं, मैं एक यहाँ जवाहर कला केंद्र का क्या बजट होता है वो मुझे पता है। स्टेट बजट मुझे नहीं पता है। मंत्री हैं बीडी कल्ला, जो मंत्री हैं, बजट में एक सेक्शन है, अगर आप देखें पूरे बजट को, आप देखें कितना उन्होंने क्या कुछ कोशिश किया, क्योंकि हम सरकार के ऊपर सवाल जरूर उठा सकते हैं और उठाने चाहिए, पर क्या कुछ उन्होंने किया है उसके बारे में जानकारी होगी अगर, तो हम पुख्ता तौर पर वो सवाल उठा सकते हैं।
इस बारे में मैं आपको कह रहा था। बाकी जो यहाँ पर लोग हैं, आपसे अगर राजनीति की बात की जाए, क्या नाम है आपका? आप निखिल जैन। निखिल, क्या करते हैं आप? मेरा होटल का बिजनेस है। अच्छा, तो राजस्थान में कुछ पॉलिटिक्स जो है आप उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, कवर आप देखते आ रहे हैं। तो जिस तरह से राजस्थान में चल रहा है पिछले करीब 4 साल से, कांग्रेस के अंदर ही भयंकर उठापटक मची हुई है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुट बने हुए हैं। सचिन पायलट का मानना है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को तरजीह देनी चाहिए। पार्टी के वो लोग जो पार्टी के लिए 2013 से 2018 तक, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, जमीनी स्तर पर काम करते आए, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी पार्टी का स्तंभ अच्छा नहीं है, अगर आपका जो स्तंभ अच्छा नहीं है, जो शुरुआती आपके नेता है वो अगर दृढ़ नहीं है, तो आपके नीचे की जो सरकार चलती आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है। आप बात करेंगे अशोक गहलोत की, आप बात करेंगे सचिन पायलट जी की, तो उन्हीं में भेदभाव है, उन्हीं में अगर वो एक दूसरे के विरोधी बताए जाते हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन में सचिन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सचिन चाहते हैं कि मैं तो अशोक गहलोत का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। बीच में आपने देखा होगा कि वो अपने नेताओं को लेके, अपने एमएलए को लेके अलग हो गए थे 18-20 सचिन पायलट जी। तो वो तो कैसी भी करके सिचुएशन संभाली गई। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो आज आपके पास कांग्रेस की सरकार नहीं होती, उसकी जगह जैसे दूसरे राज्यों में आपने देखा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस की सरकार टूट चुकी होती। तो उसका यही है कि अगर आपके नेता, अगर शुरुआती नेता स्तंभ अच्छे नहीं है, तो आप नीचे के कार्यकर्ताओं से आप नहीं कोई उम्मीद रख सकते कि आप क्या कुछ नहीं कहा गया? नकारा, निकम्मा, गद्दार। बिल्कुल 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 तो इस प्रकार के शब्द आपको लगता है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कुर्सी के लिए लड़ाई थी वो पर्सनल हो गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो यहाँ के हमारे जितने मंत्री है, आप उनमें देखेंगे कि एक एक मंत्री को आपने 2-2 पद दिए हुए हैं। आपके पास वित्त मंत्री नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, आपके पास शिक्षा मंत्री जो है वो वापस दूसरा बनाया गया है, क्योंकि जो पहले के शिक्षा मंत्री थे वो अपने भंडार भर चुके, वापस जा चुके हैं, उनका कोटा पूरा हो चुका है। उनके ऊपर लोगों ने अब सवाल खड़े करना चालू कर दिए हैं, तो बस अपनी कुर्सी छोड़ी और चल दिए अपने घर पे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में अगर मंत्री नहीं है सरकार के अंदर, तो आप सरकार कैसे चला पाएंगे? पर जिस तरह से आपको लगता नहीं कि बीजेपी घाक लगा के बैठी हुई है कि जब चुनाव होंगे उनको लग रहा है कि क्योंकि राजस्थान में पिछले 20 साल में कांग्रेस अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है, तो 2023 में भी हो सकता है कि अपने आप को रिपीट ना कर पाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम में से किसी को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। देखो, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये दावा है, मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि इस बार बीजेपी आएगी, लगता है बिल्कुल, और बहुमत से आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में कितना उलटफेर हुआ है। कांग्रेस के खुद के नेता राजी नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री सचिन बने, हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। अगर जब तक वही अगर सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से अपनी सरकार को लेके, तो आप जनता से क्या रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं? पर कांग्रेस की बात कर रहे हो आप, बीजेपी में तो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा भयंकर खेमेबाजी है। वसुंधरा गुट अलग है, पूनिया गुट अलग है, कुछ टाइम पहले तक गुलाबचंद कटारिया गुट भी था, वो असम के गवर्नर बना दिए गए। राजेंद्र राठौड़ गुट है, भूपेंद्र यादव हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, वहां पे तो कहते हैं और भी ज्यादा नाम लेकिन उसमें अगर इतने चेहरे नहीं है, अगर आप देखा जाए तो हैं। मैंने आपको ज्यादा नाम गिनवाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो आप इतने बोल रहे हैं उतने चेहरे भी नहीं है। ठीक है, कुछ एक मान सकते हैं कि देखो, पार्टियों में हर पार्टी के अंदर गुट होते हैं। आप अगर देखेंगे कि कोई इसका सपोर्ट है, आप देखेंगे आप अशोक गहलोत के सपोर्ट के अलग नेता है, सचिन जी के सपोर्ट के अलग नेता है। इधर आप बीजेपी में आएंगे तो वसुंधरा जी के भी है, राजेंद्र राठौड़ के भी है। लेकिन जितना अगर आप देखेंगे ये अंदर का जो मामला है वो कांग्रेस में ज्यादा है। कांग्रेस तो कहती है हम ऐसी योजनाएं लेके आए हैं, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी। क्या लगता है जमीनी स्तर पे वो फायदा नहीं करती? 500 रुपए सिलेंडर के लिए वो कह रहे थे कि सब्सिडी दे रहे हैं, 1000 रुपए पेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, क्या लगता है जमीनी आपने कभी आप इसके बूते पे, आपको लगता है लोग इसके बूते पर वोट करते हैं? आपने कभी चिरंजीवी योजना में इलाज करवाया अपना? नहीं करवाया। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ राजस्थान की। आप चिरंजीवी योजना में, बिल्कुल, आप अगर चिरंजीवी योजना में जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो आप देखेंगे वहां पे किसी समय पे 10 लाख में होता था, वो 10 लाख का बिल आपका 2 दिन में बन जाएगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपको 10 लाख का बिल बन जाएगा। राजस्थान के हॉस्पिटल की ये कंडीशन हो चुकी है कि अगर आप जाएंगे वहां पे तो वो बिना फालतू का बिल बना के अपना पैसा अपने पास लेते हैं। ये सरकार का मतलब ऐसा है कि सरकार के पैसे का गलत फायदा उठाते हैं, और सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। चिरंजीवी योजना की जो बात है, ये अक्सर कही जाती है कि चिरंजीवी जो योजना है जमीनी स्तर पर उसको ठीक से क्रियान्वयन उसका नहीं किया गया, और कई ऐसे अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल, जिन्होंने लोगों के वहां जाने पर, इलाज करवाने की बात कहने पर साफ तौर पर मना कर दिया। कहा गया कि हम चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। आप
ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये युवा हैं, ये देश की जो सोच है, युवा सोच, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल खंडेलवाल। राहुल, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अच्छा राहुल, ये बताएं कि जिस तरह से इस समय राजस्थान में महत्वपूर्ण साल इसलिए है क्योंकि चुनाव होना है, पर आप लोग युवाओं को लगता है कि सरकार सजग है आप लोगों के मुद्दों को लेकर? जो आपकी सोच जो आप चाहते हैं उस तरफ सरकार अग्रसर हो रही है क्या? बिल्कुल, सरकार जो चाहती है ना वो करती है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे किसी के हाथ में पावर है और कोई इंसान कुछ करता है तो एक अकेली सरकार कुछ ना कुछ करेगी। देश के लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि सही है कि नहीं है। अगर देश के लोग ही नहीं सोच रहे तो फिर फायदा क्या हुआ सरकार की? स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हो आप? कहने का मतलब यह है कि सरकार ने कोई योजना बनाई तो उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए एक आम आदमी को, और इजी स्तर पे मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक आम आदमी किसी हॉस्पिटल में गया अपना इलाज करवाने के लिए और अगर उस हॉस्पिटल ने उसको बिल दे दिया तो फिर योजना का फायदा क्या हुआ? अच्छा, आपका मतलब है उस आदमी ने बताया नहीं पहले कि वो चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करवाना चाहता है? बताए या ना बताए, अगर आपने दिल्ली देखा होगा तो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल में आप जाओ, खाली पर्ची कटाओ 10 रुपए की, इलाज फ्री। अच्छा, आपका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटल के लेवल पे ठीक से नहीं हो रहा? सरकार ने उनके जनता से कुछ पैसा मांगा ना उन्होंने कुछ मांगा, लेकिन अपनी सरकार ने पहले बोला कि 800 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाओ, साल भर का ये होगा, उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा और उसके बाद में आपको फायदे ये मिलेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं करवाना होता? दिल्ली के अंदर नहीं करवाना होता, चाहे आप अभी जाकर करवा लो। आप अभी यहाँ पे हो ना, आप दिल्ली में जाओ, अस्पताल में जाओ और लाइन में लगो, आपका नंबर आएगा, डॉक्टर आपका फ्री में इलाज करेगा। अगर आपसे 1 रुपए भी मांगा तो आप कंप्लेंट कर दो, डायरेक्ट एक्शन हैंड टू हैंड है। आपने देखा है वो? आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, जब जाके मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं करता तो नहीं बोलता। तो ये तो फिर सरकार के लेवल पे दिक्कत है ना कि अगर अस्पताल मना कर रहे हैं तो उन अस्पतालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये तो सरकार के लेवल पे होना चाहिए था ना। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आप अगर पास आ जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्क शेखर शर्मा है। कनिष्क, क्या करते हो आप? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। थिएटर आर्टिस्ट हो। थिएटर से जुड़े हुए कुछ मुद्दे कशिश ने बताए, आपके हिसाब से आप उनसे सहमत हैं? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या उसमें? मैं उनके हिसाब से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं होता कभी भी किसी आर्टिस्ट के लिए। आप देखना चाहें तो ऐसा नहीं है। बाहर के कहीं थिएटर, आप चाहे आर्टिस्ट बनना चाहें, चाहे थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहें, आप चाहे बाहर जाएं, बट वो आपके लिए कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। आप दिल्ली जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बट यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि अनुदान, कई बार ऐसा लोग कहते थे मुझे कि जो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, बाहर से जो सरकार अनुदान देकर बाहर के लोगों को ले आती है और उनको अच्छा खासा पैसा देती है, जबकि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनको दरकिनार किया जाता है। आप इससे सहमत? बिल्कुल सहमत है कि अगर आप अपने ही यहाँ के लोगों को महत्वपूर्ण नहीं मांगेंगे तो फिर क्या होगा। आप जैसे आप महाराष्ट्र में देखिए, आप मुंबई में देखिए, वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट होगा वो पहले अपने ही परफॉर्म के साथ करता है। आप वहाँ पे जाइए, आप डायरेक्ट उनके ग्रुप में नहीं एंटर हो सकते हैं। वो पहले अपने लोगों को लाएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, पहले बाहर के आ जाएंगे, उनको पेमेंट मिल रहा है। और तो ये जयपुर का जवाहर कला केंद्र है। चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन कैमरा मोड़ के दिखाएं आपको। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर जो आपने आवाजें सुनी, थिएटर से जुड़ी हुई कुछ आवाजें थी जिनका मानना था कि थिएटर को, आर्ट को, कला को, संस्कृति को सरकार जो है उतना तवज्जो नहीं दे रही है, उतनी तरजीह नहीं दे रही है जितना कि उनको देना चाहिए। और तमाम ये बातें आप देख रहे थे कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने एक एक करके अपनी बात रखी। नम्रता अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनसे और बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो पार्टीज हैं एक तरह से वो आश्वस्त हो गई हैं कि या तो इनकी आएगी या हमारी आएगी, और उस वजह से वो एरोगेंस आ गया है, और लोग जो हैं उस वजह से उनका जो लगता है कि जो भविष्य है वो ताले में बंद हो गया है कि पार्टीज को लगता है कि आना तो हम दोनों में से किसी एक को है, रूल तो हम ही को करना है, और उसी हिसाब से वो एक तरह से साठ गांठ के भी आरोप लगते हैं। ये भी बात कही जाती है कि मिली भगत है। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? सही कह रहे हो वैसे आप देव जी। जैसे आज हम बात करूँ तो राजस्थान में यही 2 पार्टी खेल रही हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जयपुर में उसका नाम नहीं है। तो ये जो अटखेलियां लगाई जाती हैं या इसको गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 40 लाख से ज्यादा वोट्स लिए थे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, और उनकी सीटें भी आई थी 5 या 6, तो आपको लगता है कि अगर वैसा ही कुछ आम आदमी पार्टी राजस्थान में करती है तो आने वाले समय के लिए पार्टीज जो हैं वो उस तरह से कंप्लेसेंट नहीं होंगी?
मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी को जरूर आना चाहिए, क्योंकि उनका एक अलग लेवल ऑफ वर्किंग है। जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स को वहाँ पे क्या एकदम बढ़िया तरीके से मैंने मतलब मैंने देखा नहीं है, बट मैंने सुना है। मेरे हस्बैंड क्योंकि वो काफी सपोर्ट करते हैं, और वो मैंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज है वो दी गई हैं। तो जो एक आम, जैसे आज मैं भी एक मदर हूँ, तो प्राइवेट स्कूल की जो फीस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग को बहुत मिडिल क्लास में मैं हूँ, तो हमें बड़ा देख के सब चीजों को करना पड़ता है। तो अगर दिल्ली की, आपने अभी जो बात कही थी, यहाँ की बात कही थी मैं दिल्ली को बीच में ले आई हूँ, इसलिए ले आई हूँ कि जो चीजें जहाँ की अच्छी हो, हमारी कंट्री के लिए अगर अच्छी है ना, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो गुटों में, स्टेट्स में, और ये जो हम बाटा बाटी करते हैं ना, ये इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। और अगर कोई चीज अच्छी है दिल्ली की, कि भैया गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा, जो आजकल राजस्थान में भी अडॉप्ट किया गया है, मैंने सुना है, देखा भी है, तो वो भी अच्छी बात है। और अटखेलियां तो जरूर लगाई जाती है कि भैया यही पार्टी आएगी, यही गैम्बल खेला जाता है, लोग सट्टेबाजी कर देते हैं। ये बड़ा गलत काम है, लोगों के भविष्य से खेला जाता है, वो बड़ा गलत काम है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गहलोत पायलट की आपसी राजनीतिक लड़ाई में क्या प्रदेश को नुकसान हुआ है? आप अगर फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है। मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मतलब लेकिन ये गलत हुआ है, और कहने का मतलब ये है कि हाँ, फिर लोगों में जो इस पार्टी के सपोर्टर नहीं है, या जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको मौका मिल जाता है टांग खिंचाई करने का। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, पार्टी को मौका देना चाहिए, चुनाव करीब है अब। अब ऐसे तो मैं आपको ये बोलूंगी, मौके सबको मिलने चाहिए, और अगर वो युवा हैं और वो काम कर रहे हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए, आगे आए और करके दिखाएं। फिर अगर आपको चुना जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव आप बन रहे हो, फेस वैल्यू बन रहे हो कांग्रेस के राजस्थान के, तो फिर आप अच्छा खेल के दिखाओ, जैसा कि गहलोत सरकार करती आई है। समय कम रह गया है, 11 महीने भी नहीं रह गए चुनाव होने में पूरे। तो क्या लगता है कि सचिन पायलट को अगर मौका दें तो कांग्रेस का भविष्य जो है वो बदल सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि गहलोत सर ने बहुत साल राज किया है। अब शायद पायलट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक युवा है, और किसी युवा को मौका मिलेगा तो वो ज्यादा स्फूर्ति दिखाएंगे, ज्यादा जल्दी काम करेंगे, और ज्यादा जल्दी किसी चीज को पूरा करेंगे। अब मुझे लगता है कि गहलोत सर को अब छोड़ देना चाहिए कायदे से, क्योंकि किसी युवा को मौका देना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर किस चीज में लगे हुए तो आप बैठे हुए। आज गांधी परिवार बैठा हुआ है वहां पे। आज कांग्रेस की हालत क्योंकि वहां नेपोटिज्म है। राहुल गांधी ने कभी सांसद बन के देखा क्या? कभी विधायक बन के देखा क्या? कभी मुख्यमंत्री? आप अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री की नहीं, लेकिन उनको वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के उस पे ना, वो सांसद बने हुए इसलिए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया ना। तो ऐसा लोगों को मौका देना चाहिए जो नीचे से उठे हुए हैं। मेरा तो ये मानना देखिए, है। हम लोग हो सकता है क्योंकि इतना फॉलो नहीं करते हैं, पढ़ते, तो हमारी नॉलेज का लेवल, अगर आप एक मंच पे हमें बातचीत हम कर रहे हैं, हो सकता है हमारा लेवल उतना नहीं हो, बट एक आम इंसान के नाते हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीजें हैं कि भैया पुराने लोगों के ही वो लोग आए, या जैसे गहलोत साहब की बात जो भाई ने कही, लगता है तजुर्बा और यूथ की आपस में लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि नए को मौका दिया जाए या ना दिया जाए। पुराने जो हैं तजुर्बेकार हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये जनरेशनल फाइट है क्या, और ये क्या सदियों से चली आ रही है? ये तो चली आ रही है, ये तो चली आएगी। आज एक बात बताऊं मैं आपको, आज मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर बात कर रही हूँ, तो जिसको अगर आपके कंटेंट में दम है ना, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। नेटफ्लिक्स की, और मैं जिस युवा की हम बात करें, तो ये प्लेटफॉर्म बढ़िया हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आज अगर ये जो मूवीज में इतना ज्यादा बीच में, अब जैसे कोविड आ गया, ये आ गया, नहीं जा पाए, लेकिन जब आपके अंदर दम है, तो आपका चीज कहीं से भी, कोई भी प्लेटफॉर्म आप बनाओ और उस पर अच्छा काम करो, तो वो होगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, भले ही मैं पॉलिटिकली बिल्कुल चीजें नहीं जानती हूँ, बट ये जरूर जानती हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं कि चलो गहलोत साहब ने खेल लिया तब दूसरा ये आए, ठीक है, सबको मौके मिलने चाहिए, और अगर वो बंदे जुड़े हुए हैं तो वो भी आगे आए, करके दिखाएं फिर। बस ये है, मेरा तो यही मानना है। आपके सवाल पे एक बात कहूंगा, जैसा आपने कहा था कि ये, आपने क्या बोला था अभी कि वो अपना यूथ का क्या होता है, यूथ को मौका मिलना चाहिए, सचिन पायलट को मौका। एक्सपीरियंस जो सब कहा जाता है, तो कोई भी इंसान एक्सपीरियंस लेकर तो पैदा होता नहीं है। जब तक मौका नहीं देंगे एक्सपीरियंस आएगा नहीं। अगर आप पुरानी चीजें रिपीट करते जाओगे तो आपको जो आज से 20 साल पहले था वही मिलेगा। मिलजुल के खेल, नए बंदे को आप दोगे तो उसके बाद नई चीज होगी, नया आइडिया लगाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस बंदा है वो ही काम कर सकता है। नए बंदे को भी आप काम दोगे तो वो करेगा। उसे 5 दिन अग्री करते हैं इनसे जो कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि नहीं, समय आ गया कि सचिन पायलट को मौका मिले? ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस तो काम आता ही है ना। अगर अशोक गहलोत को ज्यादा एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है वो उनकी राय लेंगे।
पर कुर्सी जो है एक बार उसमें फेरबदल होना चाहिए सचिन पायलट को। तो तभी होना चाहिए जब दोनों की सहमति हो कि हाँ। अशोक गहलोत तो सहमत नहीं हो रहे हैं। अगर अशोक गहलोत सहमत नहीं हो रहे हैं तो फिर दोनों लड़ते रहेंगे और देश का बंटाढार हो जाएगा। अगर एक्सपीरियंस लोगों को ही काम मिलता रहेगा तो लोग करेंगे क्या? आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको उसने नहीं रखा होता तो क्या वो, अगर वो एक्सपीरियंस ढूंढते रहते तो वो तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को पकड़ते, आपको क्यों रखते हो? आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि ये जो किस्सा कुर्सी का जो है वो जो लड़ाई जो है वो चलती रहेगी आने वाले समय में? मेरा कहना कांग्रेस का बंटाधार होगा। मेरा कहना है कि गहलोत साहब जब यंग रहे होंगे तभी उन्हें भी किसी ने मौका दिया होगा। तो ये बात जो है वो मेरे दिमाग में भी क्या है कि गहलोत भी कभी ना कभी तो युवा रहे होंगे और कभी ना कभी, जैसे इन्होंने कहा कि मौका उनको भी मिला था, खुद ही कह चुके हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। पर वो एक बात कहते हैं कि रगड़ाई होना ही जरूरी है। जो युवा है आज का वो रगड़ाई नहीं करवाता और पद का मोह लेके बैठ जाता है। देखो जैसे अगर जी बोल रहे हैं, जो अशोक गहलोत जी ने बात कही है, उनका तो मानना ये है कि जो आपसी उनकी सहमति नहीं बन रही है दोनों की, सचिन जी की और अशोक गहलोत जी की, तो तब तक तो किसी का कुछ भला होना नहीं है। अगर आप जब तक चाहेंगे कि हम एक दूसरे की सहमति से काम करें तो ही कोई काम हो सकता है। वही चाहते हैं, उन्होंने तो मन में ये ठान लिया है कि मैं किसी भी कंडीशन में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर आप अपने आप में ही अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी से, अपने पार्टी के नेता से पूरे तरीके से सहमत नहीं है, तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप जो अपने अंडर काम कर रहे हैं, अपने नीचे काम कर रहे हैं, उनको आप सिखाइए, उनको आप आगे बढ़ने का मौका दीजिए, तब जाके आपका काम चलेगा। सेटिस्फाइड नहीं है या आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे, उनके लिए ये भी एक बड़ी बात है। ये उनको 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको आदत हो गई है कुर्सी की, उनसे कुर्सी छूटती नहीं है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आगे कुछ ना कुछ अलग आप चेंज लाएंगे राजस्थान के अंदर। तो मतलब आपका मानना है कि कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुर्सी की है। बिल्कुल कुर्सी की लड़ाई है। तो हमारे साथ विचित्र जी आए हुए हैं यहाँ पर। आप भी थिएटर को बिलोंग करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम विचित्र सिंह है और मैं माइम आर्टिस्ट हूँ। मुकाबिना जो होता है बिना बोले जो एक्टिंग करते हैं उसको सिखाता हूँ और करता हूँ। लंबे समय से थिएटर से जुड़े हुए हैं आप, तो ये बताइए कि आप थिएटर में जो लोग रुचि रखते हैं, अमूमन वो लोग देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करंट अफेयर्स में है, उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं और प्रासंगिक मुद्दों के ऊपर ही वो थिएटर ज़्यादातर लोग बनाते हैं। तो आपका जो आजकल के मुद्दे चल रहे हैं, राजस्थान में चुनावी साल है, बड़ा साल है, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण साल है, क्या मानते हैं आप कि राजस्थान में जिस तरह की राजनीति हो रही थी और पिछले 25 साल में करीबन राजस्थान में कोई भी पार्टी अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है सत्ता में रहते हुए, भले ही वो कांग्रेस हो या बीजेपी, तो क्या कुछ आपका सोच है राजनीति के ऊपर और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गहलोत और पायलट गुट के अंदर लड़ाई चल रही थी उसके बारे में? हाँ, ये राजस्थान के लोगों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब सेंटर में बीजेपी होती है तो यहाँ पर कांग्रेस होती है और जब यहाँ कांग्रेस होती है तो वहाँ बीजेपी होती है। और कांग्रेस में जो और बंदरबाट चल रही है उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, क्योंकि ईगोज हैं जो क्लैश कर रहे हैं। जबकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हैं श्री अशोक गहलोत जी, 2008 से 2013 में कांग्रेस थी यहाँ पे और वहाँ पर भी कांग्रेस सत्ता में थी। हाँ वो थी, मैं मानता हूँ, पर उस टाइम आप देखिए कि जिस तरह का डेवलपमेंट था, जो डेवलपमेंट चाहती थी दुनिया, शायद वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज भी लोग, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, हम ये नहीं कह सकते काम नहीं कर रही, पर जिस तरह की एक युवा को या एक कलाकार को जो काम चाहिए वो बड़ा मुश्किल से हो पा रहा है। और युवा को चाहिए कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके जो व्यूज हैं उनको कोई सुने। तो हाँ, आजकल व्यूज सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, मामला ही नहीं बैठता, क्योंकि अगर कोई नेता आता भी है तो फीता काटने के लिए, इससे ज्यादा कुछ करता नहीं है। चलिए, तो ये इन्होंने कहा जो वो बड़ी बात है कि अवसर चाहिए, मौका चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए।